गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपका जो आज का चैप्टर है वो है मकान संपत्ति। यानी आपको हम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति जो शीर्षक है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो आय कमाने के मुख्य साधन माने गए हैं वो केवल 5 हैं। नंबर 1 है वेतन। वेतन यानी सैलरी। जब हम कहीं नौकरी करते हैं तो उससे जो हमें सैलरी प्राप्त होती है वो आय कमाने का प्रथम साधन माना गया है। दूसरा साधन है पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। जब हम अपनी किसी संपत्ति को बेचते हैं, जैसे हमारे मकान, हमारी ज़मीन, हमारे गहने आदि, जब हम अपनी कोई ऐसी संपत्ति को बेचते हैं जिसको बेचना हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश हम उसे बेच देते हैं, तो उससे होने वाला जो लाभ है वो पूंजी लाभ होता है। तीसरा साधन आपको बताया था व्यापार से आय। जब हम कभी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता हो और खरीदने व बेचने का उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो, तो उसे व्यापार कहते हैं। उससे जो हमारी इनकम होती है उसे हम व्यापार से आय कहते हैं। चौथा आपका जो साधन है वो है पैसे से आय। पैसे से आय, जब कोई व्यक्ति कोई पैसे कमाता है और पैसे कमाता है अपनी सेवाएं बेचकर, वस्तुएं ना बेचकर। वस्तुएं बेचना व्यापार है और पैसे से आय कहलाता है जब कोई वस्तुएं ना बेचकर अपनी सेवाएं बेचता है, तो उसे पैसे से आय कहते हैं। जैसे कोई टीचर, डॉक्टर, वकील, ये जो अपनी सेवाएं बेचते हैं तो इनसे जिनकी इनकम होती है उसे पैसे से आय कहते हैं। पांचवा और अंतिम जो आय कमाने का साधन है वो है मकान संपत्ति से आय। तो जो आपका मकान संपत्ति से आय है वो किस प्रकार होगी? जो हमारे पास मकान होते हैं उनमें से हम मकान का कुछ हिस्सा या संपूर्ण मकान किराए पर दे देते हैं। किराए पर देने से जो हमें किराएदार से किराया प्राप्त होता है वह मकान संपत्ति से आय कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इनकम टैक्स यानी आयकर पुस्तक है उसमें आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, जिन्हें हम शीर्षक भी कह सकते हैं आय के। उनमें पहला जो शीर्षक दिया गया है वो वेतन है। पहला जो आपको शीर्षक दिया गया है वो वेतन है। दूसरा पूंजी लाभ है। तीसरा व्यापार व पैसे से आय है। चौथा मकान संपत्ति है और पांचवा अन्य साधनों से आय है। देखिए बच्चों, जो भारत सरकार है वो प्रत्येक प्रकार की आय में से कुछ कटौतियाँ प्रदान करती है और उन कटौतियों को घटाने के बाद जो शेष इनकम बचती है उस पर कर लगाती है। तो प्रत्येक आय में से अलग अलग प्रकार की कटौतियाँ भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं। कौन सी आय में से कौन सी कटौती दी जाती है उसको हम इन शीर्षकों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपकी जो बुक है उसमें 5 जो शीर्षक दिए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। वेतन से आय जो शीर्षक है उसमें वेतन से जो हमारी इनकम होगी उसमें से भारत सरकार की कटौती कौन कौन सी घटाई जाएंगी, कौन कौन सी नहीं घटाई जाएंगी, ये दिया जाएगा। पूंजी लाभ, पूंजी लाभ में जो हम पूंजी लाभ कमाते हैं उसमें कौन कौन सी कटौतियाँ भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। व्यापार और पैसे से आय, देखिए व्यापार से आय अलग है और पैसे से आय अलग है, लेकिन व्यापार और पैसे से आय दोनों के जो आयकर में टैक्स लगाने के नियम है या छूट दी गई है सरकार के द्वारा वो एक ही है, इसलिए दोनों का एक शीर्षक बनाया गया है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में हम पढ़ेंगे जो मकान की इनकम है उस इनकम में से कौन कौन सी कटौतियाँ हमें मिलती हैं। फिर उसके बाद में जो आपका सबसे अंतिम शीर्षक होगा वो अन्य साधनों से आय है। यानी जो आपकी 5 आय के ये साधन हैं, इन 5 पर कर लगाने के नियम 4 चैप्टरों में दिए गए हैं। वेतन, पूंजी लाभ, व्यापार व पैसे से आय और मकान संपत्ति से आय।
ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 5 आपके साधन हैं, लेकिन उनमें से 2 साधन व्यापार और पैसे से आए। ये दोनों साधन ऐसे हैं कि इनके आयकर लगाने के जो नियम हैं वो सेम है, इसलिए दोनों का एक चैप्टर बनाया गया है। बाकी तीनों का एक एक चैप्टर अलग है, इसलिए आपकी बुक में कुल कितने शीर्षक दिए गए हैं? 4। पांचवा जो अन्य साधनों से आय शीर्षक दिया गया है उसमें क्या है? देखिए, ये आपकी आय कमाने के मुख्य साधन हैं, लेकिन इनके अलावा भी आय कमाने के साधन होते हैं। इनके अलावा जो आय कमाने के साधन होते हैं, जैसे जुए से हुई आय, रेस से हुई आय, किसी अन्य प्रकार के खेल से हुई आय, लॉटरी से आए, घुड़दौड़ से आए, यानी हमारी आय कमाने के इन 5 के अलावा भी बहुत सारे साधन होते हैं। उनसे होने वाली जो आय होती है उन सभी पर कर लगाने का जो भारत सरकार का नियम है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में बताया गया है। अब जैसे हम ये अलग अलग प्रकार की या अलग अलग साधनों से प्राप्त आय पर कर लगाएंगे, तो हम उस पर कर कैसे लगाते हैं, हमें चैप्टर में जो हमारे सवाल दिए जाएंगे उनको कैसे सोल्व करना होता है। देखिए, जो आपने पैसा कमाया है, जैसे आपने वेतन से 1 लाख रुपए कमाए हैं या मकान को किराए पर देने से 1 लाख रुपए कमाए हैं, वह आपकी सकल या कुल आय कहलाती है। उसमें से आप कुछ स्थानीय कटौतियाँ घटाएंगे। स्थानीय कटौती, जैसे आपने मकान को किराए पर देने से 1 लाख रुपए प्राप्त किए हैं, लेकिन जहां आपका मकान स्थित है वहां की नगर पालिका द्वारा कुछ कर के रूप में आपसे राशि ली जाएगी, क्योंकि वो आपको बिजली प्रदान करती है, पानी देती है, साफ सफाई कराती है। तो मान लीजिए 1 लाख में से 20,000 रुपये आयकर के रूप में स्थानीय कटौती हुई, नगर पालिका ने आपसे कर के रूप में लिए, तो 20,000 घटाकर 80,000 रुपये बचेंगे। 20,000 घटाने के बाद जो 80,000 रुपये बचे, फिर सरकार कुछ छूट देती है। सरकार द्वारा कुछ आय के भाग पर कर नहीं लगाया जाता। मान लीजिए सरकार का नियम है कि सरकार 30,000 पर आपसे कोई टैक्स नहीं लेती। अगर आपकी मकान की आय 30,000 रुपये होती तो सरकार कोई टैक्स ना लेती। तो 20,000 स्थानीय कटौती, 30,000 सरकार द्वारा कर मुक्त है, और 30,000 घटाने के बाद 30 और 20 50,000 घटाने के बाद जो आपकी 1 लाख में से आय बची वो बची 50,000। उसे हम कहते हैं कर योग्य आय। तो जो आपकी कर योग्य आय है वह स्थानीय कटौती और सरकार के द्वारा जो कर मुक्त व्यय हैं उन्हें घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं। तो हमें प्रत्येक सवाल में ऐसा ही करना होगा। जो हमारी कुल आय आएगी उसमें से स्थानीय कटौती घटा देंगे, स्थानीय कटौती में से कर मुक्त व्यय जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो घटा देंगे। उसके बाद जो आय बचेगी वो कर योग्य आय कहलाएगी। देखिए बच्चों, जो हमारा मकान संपत्ति चैप्टर है, मकान संपत्ति आपका शीर्षक है, उसमें जो हम सवाल करेंगे, सवाल करने का जो फॉर्मेट है वो ये होगा। सवाल करने के फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी सकल वार्षिक मूल्य। यह वह मूल्य है जो आपका मकान है, आपने अपने मकान से जो राशि एकत्रित की है संपूर्ण वर्ष में, वो आपका सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ स्थानीय कटौती उसमें से घटाई जाएंगी। म्युनिसिपल टैक्स, नगर पालिका कर आप घटाएंगे। नगर पालिका टैक्स क्या है? जहां आपका शामली, मेरठ, बुढ़ाना या जहां पर भी आपका मकान स्थित है, उस मकान को बिजली, पानी और साफ सफाई की सुविधा नगर पालिका ने प्रदान की है, तो नगर पालिका उसके बदले में आपसे कर की राशि लेगी। तो उसे घटाने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसे कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू यानी शुद्ध वार्षिक मूल्य।
उसके बाद भारत सरकार जो आप अपने मकान को किराए पर देते हो उस पर आपको रंग कराना पड़ा, उसमें आपको कुछ डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ी, तो उस पर जो व्यय हुआ है उसके लिए 30% की छूट आपको प्रदान करती है। यानी आपकी इनकम में से 30% जो राशि बैठती है उस पर कोई कर नहीं लेती है। उसके बाद सरकार आपको जो आपने ऋण लिया है मकान बनाने के लिए, अगर आपने कोई ऋण लिया है तो ऋण का जो ब्याज है उसकी छूट देती है। ये सब कुछ घटाने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से कर योग्य आय। यानी इस इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। जैसे आप मान लीजिए कि सकल वार्षिक मूल्य आपका 50,000 रुपये था, 10,000 रुपये आपने टैक्स के जमा कर दिए नगर पालिका के, तो बचे 20 वह शुद्ध मूल्य कहलाया, 30 वह शुद्ध 40, 50 में से 10 जाके 40, 50,000 रुपये था, 10 घटाने के बाद 40 बचे। दस चले गए, बचे कितने 40। अब जो 40,000 बचे उसमें से 30% 12,000 की आपको टैक्स की कटौती मिलेगी, कर की छूट मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने ऋण ले रखा है उसका जो ब्याज बैठता है, मान लीजिए 8,000 रुपये बैठता है, उसकी छूट मिलेगी। अब 40 में से 12 और 8 20 घटाने के बाद जो बचेगा 20, तो 20,000 पर आपको टैक्स देना होगा। ये कहलाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, आपका जो फॉर्मेट दिया गया है मकान संपत्ति से कर योग्य आय ज्ञात करने का, उसमें सबसे पहले जो हमें निकालनी है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करनी है। यानी मकान का जो सकल वार्षिक मूल्य है उसका निर्धारण करना है। जब हम इसको निर्धारित कर लेंगे उसके बाद अगला कार्य होगा। तो इसको निर्धारित करने के लिए 4 नियम हैं। पहला है, जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत हो, नहीं यहाँ पर है न हो। देखिए, कुछ मकान ऐसे होते हैं जिन पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है और कुछ मकान ऐसे होते हैं जिन पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता। तो जो मकान इसके अंतर्गत नहीं आते उनके लिए ये है 3 मूल्य होंगे मकान के: नगरपालिका मूल्य, उचित किराया मूल्य, वास्तविक किराया। इन तीनों में जो सबसे अधिक होगा वह मकान का वार्षिक मूल्य होगा। जैसे रामनाथ सिंह का अपना मकान शामली में स्थित है जिसका नगरपालिका मूल्य 40,000 है, उचित किराया 35,000 है, वास्तविक किराया 38,000 है। इस मकान का सकल वार्षिक मूल्य क्या होगा? तो देखिए, नगरपालिका मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू जिसे इंग्लिश में कहते हैं 40,000, फेयर रेंट यानी उचित किराया 35,000, एक्चुअल रेंट 38,000 रुपये है। तो तीनों में सबसे जो अधिक है वो कितने रुपए है? 40,000। तो मकान का जो सकल वार्षिक मूल्य है वो आंसर होगा 40,000। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि नगरपालिका मूल्य क्या है, उचित किराया क्या है और वास्तविक किराया हम किसे कहते हैं। आपका मकान मान लीजिए मेरठ में स्थित है, तो मेरठ में जो नगरपालिका है वह निर्धारित करती है कि किस महल्ले या मोहल्ले के जो मकान हैं उन मकानों का किराया कितने रुपए होना चाहिए। तो मान लीजिए जिस मोहल्ले में आपका मकान है उस मोहल्ले में नगरपालिका ने जो निर्धारित किया है वो 40,000 किया है। उसके बाद जो आयकर अधिकारी है, मान लीजिए आप ही आयकर अधिकारी हैं, जब आप किराया चेक करने के लिए जाएंगे या आप कर लेने के लिए जाएंगे तो आप जो है उस मोहल्ले में ऐसे ही और बहुत सारे मकान होंगे, उनसे संपर्क करेंगे और पता करेंगे कि इस मोहल्ले में किराए का जो रेट है वो क्या है। तो मान लीजिए आपने जो जांच पड़ताल की उसमें 35,000 रुपये पाया गया,
तो उसे कहते हैं उचित किराया यानी जायज़ किराया। जब दूसरे को मकान 35,000 में है तो आपका मकान भी कितने में जाएगा? 35 में ही। वास्तविक किराया जो मकान का मालिक आपको बताएगा। यदि आप आयकर अधिकारी हैं और आपने उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि जी मैं तो अपना मकान 38,000 रुपये में दे रखा है किराए पे, तो उसे कहते हैं उसका वास्तविक किराया। तो इन तीनों वैल्यू के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, दूसरी हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए दूसरी हमारी शर्त होती है जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता हो। यानी पहला हमारा पॉइंट था जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू ना हो। अब हमारा पॉइंट है जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो। तो जिन शहरों में मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है उसमें आपने अभी 3 मूल्य मकान के पढ़े थे, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट पर वहाँ हम कोई ध्यान नहीं देंगे। फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में जो अधिक होगा उसे संभावित या एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट यानी जिस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है उस मकान का जो मानक किराया निर्धारित किया जाता है नियंत्रण अधिनियम के द्वारा उसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। दोनों में जो भी कम हो वह सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगा। यानी सकल वार्षिक मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे हम दोबारा सुन लीजिए, एक्चुअल रेंट को छोड़ देंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में जो ज़्यादा होगा उसे एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। उसकी तुलना फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे, दोनों में जो कम होगा वह वार्षिक मूल्य कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, छोटू राम का एक मकान मेरठ में स्थित है जिसका नगर पालिका मूल्य 30,000, उचित किराया 31,000 है। यदि इस मकान का मानक यानी स्टैंडर्ड रेंट जो नियंत्रण अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। देखिए, जिस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा उसका मानक किराया नहीं होता। मानक किराया केवल उसी मकान का होता है जिस पर नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। जिस पर नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता उसका मकान का मानक किराया नहीं होता। तो यहाँ देखिए, मानक किराया बताया गया है 40,000 और वास्तविक किराया 27,000 यानी एक्चुअल रेंट। तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना करनी है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जिस मकान में मानक किराया दिया गया होगा या जिस मकान पर नियंत्रण अधिनियम लागू होगा उस मकान को हम इस प्रकार सकल वार्षिक मूल्य देंगे, उसमें वास्तविक किराए को हम छोड़ देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे इसका उचित किराया था 31,000 और नगर पालिका था 30, दोनों में अधिक हुआ 31, इसे कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 31 को। मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया गया है? 40,000, सॉरी ये 40 नहीं 29,000 है, 29,000। तो 29,000 दिया गया है। तो 29 और 31 दोनों में जो कम है वो कितना है? 29,000। तो मकान का जो वार्षिक मूल्य होगा वह होगा 29,000। तो मकान का सकल वार्षिक मूल्य 29,000 हुआ। नीचे इसमें नोट में कुछ हमने लिखा है उसे देखते हैं। इस सवाल में वास्तविक किराए पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, वह मानक किराए से कम है। क्योंकि वास्तविक किराए को हम छोड़ रहे हैं और छोड़ने के उसके 2 रीज़न हैं। एक तो इस सवाल में ये कहा गया है कि मकान पर नियंत्रण अधिनियम लागू है, या तो ये बात आपको कहेगा या मानक किराया देगा। तो मानक किराया देगा तब भी हमें मान लेना है कि नियंत्रण अधिनियम लागू है, और नहीं देगा तब भी मान लेना है। तो फिर वो लिख कर देगा कि नियंत्रण अधिनियम लागू है या नहीं है। अगर दोनों ही बात ना हो, ना तो लिखा हुआ हो नियंत्रण अधिनियम लागू है या नहीं है और ना मानक किराया दिया हुआ हो, तो ऐसी दशा में हम ये मानेंगे कि मकान पर नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। अगर दोनों में से एक चीज़ भी दी गई होगी, मानक किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है लिखा हुआ, तो फिर मान लेंगे कि लागू है। लेकिन तीसरी कंडीशन में क्या होता है
कि वास्तविक किराए को पहले हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वास्तविक किराया ही सबसे ज़्यादा हो तो उसको वार्षिक मूल्य माना जाता है। तो यहाँ इसलिए हमने नोट में लिखा है कि इस सवाल में वास्तविक किराए मूल्य को छोड़ दिया गया है। इस सवाल में वास्तविक किराए पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि वह मानक किराए से कम है। थैंक यू।